चलिए लिखना है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। इससे हर साल एक जेईई मेंस में क्वेश्चन है जो बहुत इजी आता है, आप उसे कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चैप्टर को ध्यान से देखना है बस। इस चैप्टर में मैं इधर बोल देता हूँ केपी, जरा इधर देख लें, केसी, इस चैप्टर में क्यू, ये टॉपिक्स बार बार आएंगे, इफेक्ट ये मतलब बार बार आएगा। अभी ये सब रफ है, मैं बता दूंगा अभी, मतलब इनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है लास्ट ईयर्स में, तो थोड़ा इनको हम लोग करेंगे। तो पहले हमारी हेडिंग है केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमारी फर्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक रफ पेपर दे दीजिएगा पीछे से, नहीं पीछे से, पीछे लास्ट जो आपने यूज़ कर लिया। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, पहला उसमें लिखेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन, फर्स्ट लिखेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला लिखेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन, हम लोग इसे लिखेंगे IR, इरिवर्सिबल रिएक्शन। लिखना है दोज रिएक्शन विच कैन प्रोसीड, those reaction which can proceed, those reaction which can proceed only in a single direction, those reaction which can proceed only in a single direction, only in a single direction, ठीक है। that is reactant can be converted, that is reactant can be converted। मैंने ग्रुप्स में 2 आपको PDF शेयर किया था अभी केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम का, तो जब ये चैप्टर पढ़ा दूंगा उसमें 12-13 क्वेश्चन है, आप देख लेना। बच्चा लेवल है बस, वो इनको लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना डिटेल में करने के बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लिखा है दैट इज रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दैट इज रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, बट प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, but product cannot be converted into reactant by any condition, by any condition, by any condition, by any condition, by any condition। यहाँ देखें ये लिखा हुआ है A plus B gives C plus D, तो ये दोनों रिएक्टेंट है और ये लिखना है प्रोडक्ट, ये लिखना है रिएक्टेंट और ये लिखना है प्रोडक्ट। वेट करेंगे जरा 1 मिनट, आप इसको लिख लीजिए, शोर नहीं करना है, ठीक है, ताकि रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी तो हमने ऐसे ही ऑन रखा है, तो 1 मिनट टाइम, इसको जरा लिखें। शोर नहीं करना है बिल्कुल भी। लिखेंगे इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IR, प्रॉपर्टीज ऑफ IR, एक ही बात है, प्रॉपर्टीज ऑफ IR या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IR। IR मतलब है, यहाँ लिखा पड़ा हुआ है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो सभी बच्चे जानते हैं पहला प्रॉपर्टी हुआ प्रोसीड इन अ सिंगल डायरेक्शन, फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है प्रोसीड इन अ सिंगल डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट है टेक प्लेस इन ओपन कंटेनर, सेकंड पॉइंट है टेक प्लेस इन ओपन कंटेनर, टेक प्लेस इन ओपन कंटेनर। अगला पॉइंट लिखेंगे ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन, ये हमेशा कंप्लीट होगा, ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन, ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन, ये रिएक्शन हमेशा कंप्लीट होगी, ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन, 100% कंप्लीट होगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना है रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल एरो, ऐसा लाइन बनाना है, रिप्रेजेंटेड बाई, यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पे सिंगल एरो, रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल एरो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिखना है इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएजेंट, इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएजेंट, इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएजेंट, इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएजेंट, हो गया, इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएजेंट। फिर लिखना है इसके बाद अगला पॉइंट एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल कौन से एग्जाम्पल होंगे IR के, एग्जाम्पल IR मतलब ऐसे रिएक्शंस जो एक बार आगे जाए लेकिन पीछे ना आ पाए। ऐसे अगर फिजिकल एग्जांपल अगर मेरे से कोई पूछेगा तो घर में आटे से रोटी बनना, समझ रहे हो ना मेरी बात, एक बार गया तो वापस ना आ पाए, ठीक है, या दूध से दही बनना, लेकिन वो सब काम का तो है नहीं, ये सब बस बोलने के लिए अच्छा लगता है, तो हमें तो थोड़ा केमिकल पे चाहिए, तो लिखेंगे ऑल कंबशन रिएक्शन। घर में गुस्सा आ जाए, क्रोधित हो गया, आप अपने पिताजी के ने कहीं नोटों का बंडल रखा है या माता जी ने कहीं मंदिर के पास रुपया रखा है, चोरी छुपे उठाया और उसमें आग लगा दें,
भेजा शांत होने के बाद बस भेजा ही शांत हुआ, वापस ना आ पाए, मतलब आग लगाने मतलब कंबशन रिएक्शन। ऑल मतलब क्या लिखा आप लोगों ने, ऑल कंबशन रिएक्शन, कमा दे के लिखना, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, कमा दे के लिखना, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ऑल कंबशन प्रेसिपिटेट, एंड द रिएक्शन बिटवीन, अगला लिखना, एंड रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मैं वो सब पढ़ाऊंगा आपको, अभी बस फिलहाल लिख लेंगे, एंड रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मैं थर्मोडायनेमिक्स भी अब मैं पूरा डिटेल में करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पूरा डिटेल में कर दूंगा, और बहुत जल्द इसको भी कर दूंगा, आप चिंता ना करें, और आयनिक भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा। तो लिख दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट टाइम लेना थोड़ा सा इसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन ब्रैकेट में लिखना है डबल आर, रिवर्सिबल रिएक्शन ब्रैकेट में लिखा हुआ है डबल आर। रिवर्सिबल में लिखना है दोज रिएक्शन विच कैन प्रोसीड, दोज रिएक्शन विच कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, 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 that is forward as well as backward, that is forward as well as backward, forward as well as backward, forward as well as backward, और लिखना और reactant can be converted into product, reactant can be converted into product, reactant can be converted into product, and reactant can be converted into product, and product can also be converted into reactant, and product can also be converted into reactant, and product can also be converted into reactant. एग्जाम्पल लिखना है A plus B gives C plus D, ये लिखना है, ये लिखा हुआ है रिएक्टेंट और ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट। ये जरा कॉपी करेंगे पहले, लिखना थोड़ा सा में प्रॉपर्टीज ऑफ डबल आर, प्रॉपर्टीज ऑफ डबल आर। पहला पॉइंट तो लिखना है, वहाँ लिखा था प्रोसीड इन अ सिंगल डायरेक्शन, तो यहाँ सब बच्चे जानते हैं क्या लिखना है जी, प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। तो पहला पॉइंट तो ये लिखना है प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, पहला पॉइंट है प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। उसी का उल्टा चल रहा है, वहाँ लिखा हुआ है टेक प्लेस इन ओपन कंटेनर, तो यहाँ लिखेंगे टेक प्लेस इन क्लोज कंटेनर, यहाँ लिखेंगे टेक प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर, टेक प्लेस इन क्लोज कंटेनर। अगला पॉइंट लिखेंगे रिप्रेजेंटेड बाई डबल एरो, ये लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेड बाई डबल एरो, यहाँ लिखा हुआ है डबल एरो, ऐसे लिखना है रिप्रेजेंटेड बाई डबल एरो, रिप्रेजेंटेड बाई डबल एरो। अगला पॉइंट लिखना है नेवर गोज फॉर कंप्लीशन, नेवर गोज फॉर कंप्लीशन, नेवर गोज फॉर कंप्लीशन, कभी कंप्लीट नहीं होगा, कभी कंप्लीशन की ओर नहीं जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट लिखेंगे नो रोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। हम लोग ये सारी बातें आयनिक जाते जाते फील कर पाएंगे लिमिटिंग को, अभी तो बस लिखेंगे नो रोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। इस पूरे चैप्टर में लिमिटिंग रिएजेंट आएगा नहीं, आयनिक में पहली बार इंट्रोड्यूस होगा, तो हम वहाँ देखेंगे नो रोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, नो रोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना है जरा सा, हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस में सब बच्चे जानते हैं अमोनिया बनता है, N2+3H2 गिव्स 2NH3, ये लिखेंगे अमोनिया, हैबर प्रोसेस। ठीक है, पास्ट ईयर्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है, 4 ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा, वो हालांकि मेडिकल में क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन है या इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल की मैंने पहचान बता दी आपको, प्रेसिपिटेट, दूसरा पहचान है कंबशन। कंबशन कैसे पहचानेंगे जी, हम तो एग्जाम में याद नहीं रखेंगे, तो नीचे हिट का साइन लिखा होगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड बेस क्या होता है, वो आयनिक आते रहता है, वो पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जरा देखें ये सब कैसे आया होगा, जरा बताता हूँ आपको। कुछ साइंटिस्ट जो है इस पर रिसर्च जब कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन थोड़ा प्रीवियस में पूछा हुआ है, एक साइड लिखा हुआ है प्रोसेस, एक साइड लिखा हुआ है रिएक्शन। जैसे एक लिखा होता है इसी साल आया हुआ है ये, इस साइड लिखा हुआ है हैबर प्रोसेस, एक साइड रिएक्शन। तो इधर 3-4 ओस्टवाल्ड प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, 3-4 प्रोसेस लिखा हुआ है, इधर रिएक्शन लिखा हुआ है। ये जेईई मेंस में इसी साल आया हुआ है, तो उसको देख के आप थोड़ा सा प्रोसेस आपको गूगल से देख के थोड़ा नोट करना पड़ेगा, या एनसीईआरटी से ढूंढिए, एनसीईआरटी ढूंढने में टाइम लॉस होगा, गूगल से करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
ठीक है। अब जरा सा थोड़ा यहाँ देखें कैसे ये साइंटिस्ट के दिमाग में काम कर रहा था। कुछ साइंटिस्ट आ रहे थे और पहले रिएक्शन करा रहे थे, जैसे Fe कराया और इस पर 3H2O ले लिया मान लेते हैं, या 4H2O ले लिया। जरा यहाँ सभी बच्चे देखें, इस पर अगर रिएक्शन कराते थे तो उनको ऐसा दिखाई देता था, इस तरीके से हमने लिखा है 4H2O बैलेंस कर लिया शुरू में ही, और ये 3 हमने लिया। जब रिएक्शन कराते थे तो उनको ये बनता था, यानी बेसिकली जब उनको ऑक्साइड चाहिए था, Fe3O4 चाहिए था, तो ये रिएक्शन वो लोग कराते थे। अब चूंकि बैलेंस करना है तो यहाँ हम 4 लिख देते हैं, और ये रिएक्शन वो लोग ओपन कंटेनर में कराते थे। ये बार बार रिएक्शन ओपन कंटेनर में कराते थे। जैसे लेबोरेटरी में कहना चाह रहा हूँ, HNO2 रखा हुआ नहीं रहता है। जब हम लोग पढ़ेंगे या पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, शायद थोड़ा आपको याद हो, NaNO2HCl रख के कराते हैं। इसी तरीके से लेबोरेटरी में जब ऑक्साइड चाहिए होता है वो ये करा देते थे। अगर साइंटिस्ट को फिर से अगर आयरन केवल चाहिए था तो ऑक्साइड उठाते थे, देखो जरा से यहाँ पे Fe3O4 प्लस यहाँ पे H2 का रिएक्शन कराते थे, और इसको कराने के बाद फिर से रिएक्शन जब कराते थे तो यहाँ से Fe मिलता था, अब प्लस 4H2O मिलता था। ये रिएक्शन बार बार चलती रहती होगी। एक बार गलती से क्या हुआ होगा, ऊपर से केज रह गया होगा, कुछ उस पर रह गया होगा। आप दो लोग थोड़ा सा एक आगे बैठ जाएंगे, एक थोड़ा सा पीछे वाले डायरेक्शन में बैठ जाएंगे, उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अब नहीं आएगा आवाज़, देखना ठीक है। अब हाँ ठीक, हाँ तो तुम भी चलो पीछे, यहाँ बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखें, तो एक बार गलती से मान लेते हैं क्लोज कंटेनर रह गया होगा। हम तो वैसे कोई भी चीज़ खोजते नहीं है, मेरे को लगता है कि चलते चलते मिल जाता है। जैसे आप पहली बार मान लेते हैं किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं जॉब पे जाएंगे तो मान लेते हैं 3-4 रास्ता, ये आपके ऑफिस है, मान लीजिए आप जॉब करते हैं और घर से निकलते हैं तो एक रास्ता ये जाता है जो जेन्युइन है, एक रास्ता पता नहीं यहाँ से कैसे होकर ऑफिस आता होगा और कहीं और जाता होगा। तो बच्चे जिस रूट को याद कर लेते हैं उसी से आते हैं, लेकिन कभी टाइम ज़्यादा है तो सोचते हैं कि आज इसको ज़रा ट्राई कर लेते हैं। मैंने ऐसा देखा है, ह्यूमन के अंदर ये रहता है, क्यूरियोसिटी इसको बोलते हैं कि किधर क्या है। अब जैसे ही रास्ता ट्राई करेंगे तो मान लेते हैं इधर आकर फिर पता चला ये हाईवे से कहीं और निकल गया और ये इंस्टीट्यूट आ गया, पूछते पूछते आ जाएंगे। फिर उनको लगेगा एक रास्ता मैंने खोज दिया है। मान लेते अगर इधर 1 घंटा लगता होगा, इधर 20 मिनट लगा, तो आपको बताऊँ वो जाकर अपने दोस्तों को बताएगा मैंने एक रास्ता खोज दिया शॉर्टकट, चल तुझे उधर से दिखाता हूँ। अब विश्वास माने, वास्को डिगामा के बारे में लोग इंडियंस तो बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं। जब यूरोपियन बुक्स या नॉवेल्स पढ़ेंगे तो वास्को डिगामा, कोलंबस, ऐसे जितने लोग हैं जो लोग खोजे हुए कंट्री को, वो सब अपने देश के नालायक थे। ठीक है, बस उनके अंदर एक ही काम था, सच बता रहा हूँ, उनके अंदर एक ही काम था, वो लोग अंदर से बहुत ज़्यादा साहसी थे, कर डालेंगे कुछ भी। तो वो लोगों को गवर्नमेंट ने क्या किया, बुलाया। आप जब ज्योग्राफी वगैरह पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा खासा अमाउंट खाने पीने के लिए पैसे दिए, ले और जा और बढ़िया से खोज। तो लोग समझ गए कि भैया देश में रहने से कोई फायदा नहीं, चलो। तो लोग निकल लिए। राजा भी अपनी जिंदगी से प्यार रखता था, उसको जार वगैरह बोलते हैं अगर जब आप पढ़ेंगे तो। राजा अपने आप को सेफ रखता था, ये लोग खोजते थे और कुछ ना कुछ उसको मिलता था और सेफ जोन में रहते थे। वैसे ही है, बस रास्ता उसका खोजते रहते हैं। तो साइंटिस्ट ने गलती से क्या किया होगा, पर केज रह गया होगा, मतलब क्लोज कंटेनर हो गया होगा, उसके ऊपर कुछ रह गया होगा। अब जैसे ही रह गया तो साइंटिस्ट ने देखा कि ये रिएक्शन अपने आप इसमें बार बार कन्वर्ट हो रही है। तो तुरंत साइंटिस्ट को समझ में आ गया कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर हो गया सर? एक बार प्रीवियस में पूछा हुआ है इनमें से किसमें रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें ये वाला ऑप्शन जरूर लिखा होगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का कंटेंट है। इसको जरा जल्दी से एक बार कॉपी कर लेना है थोड़ा। ये कंपाउंड हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इस कंपाउंड पे पहली बार उन्होंने रिसर्च किया था। ये ऑप्शंस प्रीवियस ईयर्स में कंटिन्यू है। ओसी लिखा हुआ है ओपन कंटेनर, और सीसी मतलब है क्लोज कंटेनर। सीसी मतलब है क्लोज कंटेनर। हो गया? देखिए, अगर ये रिएक्शन इधर की ओर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड, आरएफ लिखा होगा बुक्स में। इस आरएफ का मतलब मैं यहीं पे लिख देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि बार बार लिखूंगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, FWD। यहाँ लिखा होगा RB, इसका मतलब है रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब रेट वेट कैसे देखेंगे, हम सारी बातें थोड़ा थोड़ा करके बात करेंगे और फिर आपको थोड़ा पूरी बात समझ में आने लगेगी। लिख दिया जी सब लोगों ने? ठीक है, एक बार थोड़ा 1-2 कंसेप्ट और थोड़ा समझ लें, फिर मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। रफ आइए जरा एक बार देख लें। दुनिया का कोई भी रिएक्शन आज से पढ़ेंगे आप केमिकल का, तो उसमें 3 बातें जरूर आएंगी, जरा देख लें आप। एक, थर्मो उसमें जरूर आएगा। थर्मो का मतलब होता है हीट। ठीक है, थर्मो का मतलब है हीट है। हीट मतलब एनर्जी मान लेते हैं। ये हीट एनर्जी दोनों सेम अभी, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में 2 अलग अलग डाटा है। मतलब कोई रिएक्शन करने के लिए कितना हीट चाहिए, कितना हीट रिलीज करेगा, वो थर्मोडायनामिक्स बताएगा। दूसरी बात है वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इक्विलिब्रियम को K से हम डिफाइन करते हैं, तो ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम बताएगा। इसके बाद उस रिएक्शन को टाइम कितना चाहिए,
टाइम कितना चाहिए उसको रेट बोलते हैं। टाइम और रेट एक चीज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक्स में। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये 3 चैप्टर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक हैं और ये तीनों साथ साथ चल रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आपको पता चल जाएगा। पूरी बात क्लियर हो गया? यहाँ पर जरा से देखें, मैं 2-3 लाइन समझाना चाह रहा हूँ। अगर टाइम की वैल्यू 0 हुई होगी, सब बच्चे जरा सा बोर्ड पर देखें। मान लेते हैं कि कोई बच्चा अपनी क्लास में से एक्स नाम का कोई बच्चा है, अगर वो कहीं मार्केट वर्केट में जाना चाहता है, अभी तो आपके लिए 10-20-500 रुपये कोई मैटर नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में पीछे जाएंगे 10-15 साल पहले, आप विश्वास माने घर वाले बहुत लिमिटेड सोर्स में अमाउंट देते थे। 1 रुपया देते थे। आपको बताऊँ, मेरे को 1 रुपये बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी रकम थी। तो अभी तो चलो पैसे की वैल्यू कम हो गई है, लेकिन गार्जियन ऐसा अमाउंट कम करके देता है। अच्छी बात है, देना चाहिए। जो गार्जियन ज़्यादा पैसा बच्चों को देता है वो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। आपको बताऊँ, समय के साथ बच्चा कंट्रोल में नहीं रहता है। तो मान लेते हैं कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, मैंने उसको बोला भाई ये 500 रुपये लेना है और मेले वेले जाओ, घूम के आओ। दिल्ली में तो हर दिन मेला है, इतना यहाँ जगह जगह दुकान खुल गया है। तो 500 रुपये लेकर मान लेते हैं वो मेले के लिए प्लानिंग कर रहा है और सोच रहा है ये खाना है, ये लेना है, ये खाना है, ये लेना है, ये झूले झूलने हैं, ऐसे कोई लिस्ट बना रहा है। लेकिन बच्चे ने भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया है, घर से बाहर कदम अपना नहीं रखा है। इसका मतलब उसका टाइम की वैल्यू 0 है। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हो गया, जरा सब बच्चे देखें, टाइम की वैल्यू 0 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। और जो मेले में बंदा बैठा हुआ होगा मिठाई की दुकान पे, झूले वाले के पास में, उसके पास वेट कर रहा है कस्टमर का कि आएगा पैसा देगा, तो ऐसे केस में उसका प्रोडक्ट 0 है। सही है ऐसा? अगर जरा सा देखें, मान लेते हैं, जरा सभी बच्चे देखें, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, तो हम यहाँ पर जरा सा मान लेते हैं कि टी टाइम बाद, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, पता नहीं कितने टाइम के बाद बच्चे ने यहाँ से उठा और मेरा वेट किया, बोला सर मैं निकलूँ। मतलब ठीक है जाओ। वो जैसे ही बाहर निकला, एक ऑटो पकड़ा और जैसे ही मेले में जा रहा हुआ, ऑटो वाला तुरंत उसे 10 रुपये मांगेगा। इसका मतलब टी टाइम बाद सब बच्चे समझ पा रहे हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो गया। कितना हो गया? 500 से 490 हो गए। या 50 रुपये का टिकट था तो 50 रुपये कम हो गया, तो 450 रुपये हो गए। उसका कंसंट्रेशन कंटिन्यूस कम हो रहा है। और जो मेले में बंदा बैठ के वेट कर रहा है, उसका पहले से ही 0 रुपया था और 50 रुपये आपने झूले के लिए दिए, तो उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है 0 के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो पा रहा है मेरी बात? तो यहाँ पर लिखूंगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। सभी लोग समझ पा रहे होंगे। इसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा, ये जरा पहले कॉपी कर लें, फिर जरा आपको समझाता हूँ। ये जरा जल्दी से कॉपी कर लें, ये रफ करता हूँ ऊपर का। थोड़ा एसी बंद कर दीजिए जी। वेट करिए एक मिनट, जरा बंद कर दो। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। ठीक है, टी टाइम के बाद हमने ये बात कर लिया है। इसके बाद सब बच्चे जरा सा देखें, एक टाइम ऐसा आएगा टी टाइम के बाद, सब बच्चे जरा सा देखें, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। आपको इसके नीचे लिखना है, मेरे पास स्पेस थी इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, सभी बच्चे देखें, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा। आप कोई भी केमिकल आज के बाद फैक्ट्री खोलेंगे या अपने मूड में बना रहे हैं ये मुझे फैक्ट्री खोलना है, आपको बताऊँ, उसमें अपने आप ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है जरा वो समझाता हूँ पहले आपको, फिर मैं जरा लाइन एक्सप्लेन करूँगा। इक्विलिब्रियम जरा वर्ड पहले देख लें क्या है। मान लेते हैं कि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं और जहाँ सफाई बहुत कम है, ये तो गवर्नमेंट के जिम्मे होना चाहिए जगह जगह पे, मतलब 10 साल यहाँ पे मान लेते हैं कोई शहर बना कर रखा, 10 साल बाद शिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि पब्लिक माइग्रेट धीरे धीरे करेगी और शहर भी डेवलप होता रहता है। अगर गैदरिंग बहुत ज़्यादा होगा तो गंदगी बहुत होगी, गंदगी होगा नाला वगैरह जाम हो जाएगा। तो जैसे दिल्ली जैसे या किसी बड़ी मेट्रो सिटी में लोग देखते हैं मुंबई में बाढ़ आ जाता है। मुंबई में बाढ़ आने का रीज़न ये नहीं है, मैंने तो डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छे से करा है, ये रीज़न नहीं है कि मुंबई में बाढ़ आता है, ये रीज़न है कि लोगों ने नदी में जाके घर बना लिया है। दिल्ली में जैसे एग्जांपल जानना है तो हिंडन सिटी उसका नाम है, हिंडन एक नदी है, उसमें लोगों ने कब्जा कर लिया, अंदर जा जाके घर बना लिया है। तो अब वो नदी जब बरसात होगा, पानी भरेगा तो कहाँ जाएगा, उनको लेके डूबता है। इसे गवर्नमेंट देखना आप यमुना फ्लड अलर्ट बार बार जारी करती रहती है। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप मान लीजिए स्कूल जा रहे थे या कहीं जा रहे थे और देखेंगे ये नाला नंबर ए है और ये बी मान लेते हैं और आप यहाँ हैं, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, तुरंत नाला जाम हो गया और रोड पे पानी का फ्लो होने लगेगा। तो आप जब यहाँ इसके करीब होंगे, इस नाले के करीब होंगे, तो लगेगा पानी इधर से इधर आ रहा है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो, और इस नाले के करीब होंगे बी नाले की ओर, तो लगेगा पानी इधर से इधर आ रहा है। और जब सेंटर में होंगे तो लगेगा पानी बस मोशन में हिल रहा है, लेकिन ना आगे जा रहा है ना पीछे आ रहा है। अगर पानी इधर जाता तो सारा मूवमेंट इधर आ जाता, पानी इधर जाता सारा मूवमेंट इधर आ जाता। सबको क्लियर हो पा रहा है मेरी बात? पानी बेसिकली रुका हुआ है। तो इक्विलिब्रियम से बस इतना सा मतलब है, किसी सिस्टम में इक्विलिब्रियम आया और रिएक्शन वहीं रुक जाएगी, ना आगे बढ़ रहा होगा ना पीछे बढ़ रहा होगा। और आसान शब्दों में, गांव में कपड़े जल्दी सूखते हैं। अगर आप गांव में कभी जाएंगे किसी यहाँ, देखेंगे जो साधु संत आदमी रहते हैं या जो लोग
बहुत सिंपल है। वो लोग तुरंत नहाते हैं और तुरंत कपड़े को ऐसे पानी में उठाए और ऐसे घास पे फेंक देते हैं सीधा, और जाकर तुरंत सूख जाता है। और हमारे मेट्रो सिटी में उसको हम दिन भर छत पे रखते हैं तब भी बहुत कम सूखता है। आपको बताऊँ यहाँ पे रीज़न ये है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। जितने वाटर मॉलिक्यूल सिस्टम से सराउंडिंग में जाते होंगे, सराउंडिंग से उतने ही सिस्टम में आ जाते होंगे, अंदर से मतलब बाहर से अंदर उतने ही आ जाते होंगे, जिसकी वजह से जल्दी सूखने में टाइम लगता होगा यहाँ पे। और यहाँ पे गाँव में थोड़ा जल्दी सूख जाता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है जितना आगे गया उतना ही पीछे आ जाए। क्लियर हो गया? इक्विलिब्रियम सर कहाँ आएगा? इक्विलिब्रियम कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी आयनिक रिएक्शन अगर आप करवाएंगे इसमें इक्विलिब्रियम आएगा। हम इक्विलिब्रियम को रोक नहीं सकते हैं। जरा सुन लें फिर से, आपके पास ऐसा कोई वरदान नहीं कि आप इक्विलिब्रियम को रोक पाएँ। तो आपके पास बस एक ही चॉइस है, इक्विलिब्रियम को कुछ देर के लिए आप बेवकूफ़ बना दें। एक चॉइस तो ये है। दूसरा चॉइस ये है कि आप अपनी कंपनी में से स्टाफ कम कर लें, लेबर कटिंग कर लें, बिजली बिल कम कर लें, फिर रेंट कम कर दें, स्पेस कम कर दें, फाइनली कंपनी को शट डाउन कर दें। तो ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। कोई भी कंपनी खोलेगा तो सोचेगा कि इक्विलिब्रियम को कुछ देर के लिए बेवकूफ़ बना दे। उसका नाम है ली चैटलियर एंड इफेक्ट। हम आगे आएगा तो पढ़ेंगे उसके बारे में। हम ली चैटलियर प्रिंसिपल पूरे बड़े बड़े कंपनी, जैसे आपने कोई बच्चा बोलेगा केमिकल की कोई कंपनी बताइए, गेल, NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जहाँ से यूरिया वगैरह बन के आता है, गेल, जहाँ LPG CNG वगैरह जो गैसेस आपके घर में आते हैं सब वैसे बनता है। तो जितनी भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपको मैं बताऊं, वो लोग इक्विलिब्रियम को बचाने के लिए ली चैटलियर प्रिंसिपल एंड इफेक्ट उसके अप्लाई करते हैं। तो ये जब आएगा तो हम देखेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में भी। क्या मैंने बोला, किसी भी सिस्टम में आएगा और इक्विलिब्रियम को भगवान ने वरदान दे रखा है कि इक्विलिब्रियम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा पता चलेगा इक्विलिब्रियम को कोई भी छेड़ नहीं पाएगा। बस इक्विलिब्रियम को थोड़ी देर के लिए आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उसी थोड़ी देर में हम इक्विलिब्रियम को बेवकूफ़ बना लेंगे और अपना रिएक्शन आगे की प्रोसीड करा लेंगे। मतलब जो हमें बनाना है हम बना लेंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम को हम रोक नहीं सकते हैं। इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? हर रिएक्शन में आएगा। इक्विलिब्रियम आज के बाद हर रिएक्शन में आएगा, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। क्लियर हो गया? इक्विलिब्रियम के बारे में बस इतना है। इक्विलिब्रियम क्या है? टाइम है, सिचुएशन, अभी मैं इधर बताऊंगा आपको। टाइम है, सिचुएशन है, एक पोजीशन है। जब आएगा तो सिस्टम को वहीं होल्ड कर देगा। जैसे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बराबर हो गया। डेट मीन्स मैं कहना चाह रहा हूँ कि RF = RB हो जाएगा। देख लें यहाँ पे, और RF = RB जब होगा तो ऐसे इक्विलिब्रियम का नाम हम रखेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सभी बच्चे देख लें, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है और एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इनके बारे में थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। डायनामिक का मतलब ये रिएक्शन चल तो रही है लेकिन धीरे धीरे चल रहा है, रिएक्शन ना आगे जा रहा है ना पीछे आ रहा है, बस हिल रहा है केवल। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम कोई बच्चा बोलेगा तो सीसॉ, आपने देखा होगा शायद, ऐसा होता है सीसॉ। इस पर दो बच्चे सेम वेट के बैठ जाएं, दो बच्चे सेम वेट के बैठेंगे तो शायद ऐसा हो जाएगा। डेट मीन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये इक्विलिब्रियम पे आ गया। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों के दोनों बराबर हो जाए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर हो जाए। क्लियर हो गया मेरी बात? जरा ये लाइन थोड़ा जल्दी से आपको नोट करना है, थोड़ा सा ये रफ करता हूँ मैं, ये सब फालतू था। ये तीन पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे बड़े बड़े चैप्टर हैं, और ये दिक्कत ये कि लगता है एक एक चैप्टर है लेकिन है दो दो, तो ये तीन थोड़े से टाइम टेकिंग है और बढ़िया से कर लेना चाहिए, तो सेफ जोन में रहते हैं बच्चे। हो गया? लिखना है इसमें थोड़ा सा, 4RR रिवर्सिबल रिएक्शन, 4RR रिवर्सिबल रिएक्शन, 4RR मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन उसका नाम है। इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड, इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड, equilibrium is defined as the point, equilibrium is defined, equilibrium is defined as the point comma time comma situation, as the point comma time comma situation, point time situation, point time situation, at end, after, at end, after, with which, after, with which, rate of forward reaction, rate of forward reaction, with which, rate of forward reaction, ब्रैकेट में लिखेंगे RF, ब्रैकेट में लिखेंगे RF, यहाँ लिखा पड़ा हुआ है RF, ब्रैकेट में लिखेंगे RF, यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ देखेंगे RF, ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे becomes equal to rate of backward, becomes equal to rate of backward, ब्रैकेट में लिखना है RB, becomes equal to rate of backward, ब्रैकेट में लिखना है RB, लिख दिया आप लोगों ने? नेक्स्ट हेडिंग लेना है थोड़ा सा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसमें पहला लिखना है थोड़ा सा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये हमने नहीं पढ़ाया था 11th की क्लास में, आपको ज़रा समय पढ़ा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा बड़े क्लासों में हैं तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, 11th के बच्चों को समझ में नहीं आएगा। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का देखें जरा सा, पहला ये ग्राफ है,
यहाँ पे 2 रिएक्टेंट आपने ले लिया है जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो आप H2 रख लो और I2 ले लो जो अच्छा लगता है। दोनों स्टार्ट होंगे, दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे दोनों का प्रोडक्ट बनेगा और इसके बाद ये एक लाइन में ड्रॉ होता है, डैट मीन्स यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम को कैसे रोकेंगे, अभी तो एक ग्राफ हम बस बना लेंगे, जब काफ़ी आगे ली शर्टले प्रिंसिपल आएगा तो बताऊंगा। एक ग्राफ ये है, क्या दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट पे प्रोडक्ट बना होगा, देन फर्दर ऐसा कुछ हो रहा है। दूसरा ग्राफ अगेन फिर से यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं टाइम था, यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ जरा सा देखें आप थोड़ा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन है, ये टाइम हो गया और यहाँ पे कंसंट्रेशन था, दोनों का कंसंट्रेशन था, यहाँ भी टाइम है और यहाँ भी कंसंट्रेशन है। ये क्या लिखा हुआ जरा से यहाँ देख लें। दूसरा एक ग्राफ ऐसा बना हुआ इक्विलिब्रियम का कि कंटिन्यू पैरेलल चल रहे हैं, पैरेलल का मतलब इक्विलिब्रियम है। तीसरा ग्राफ ये है, यहाँ देख लें, यहाँ लिखा हुआ है कंसंट्रेशन, यहाँ लिखा हुआ है टाइम। एक बार जेईई मेंस में इससे भी क्वेश्चन है तो आप इसको थोड़ा बढ़िया से देख लेंगे। इसको बुक्स वाले ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से बना के फिर आगे प्रोसीड कराएंगे, और एक यहाँ से बुक्स वाले लिखेंगे और फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे। इस पॉइंट के बाद बच्चे देख रहे हैं कि इसमें इक्विलिब्रियम आ रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों का कंसंट्रेशन बराबर चल रहा है, प्रोसीड आगे की ओर कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, बस इतना सा मतलब है। तो हमने जैसे ये लिखा है। दूसरा ग्राफ ये हमने पहला देखा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। दूसरा जो ग्राफ है उसका नाम है रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम। मैं हालांकि इस ग्राफ को लेके काफ़ी आगे बताऊंगा, इस तीनों ग्राफ एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो जैसे हमने इनको लिखा है रेट वर्सेस टाइम का, पहले से देखें यहाँ पे, यहाँ आपने रेट ले लिया और यहाँ टाइम ले लिया। रेट और टाइम का ये ग्राफ है, रेट और टाइम का भी सेम ही ग्राफ है, तो ऐसे ही लिख लेंगे। एक साइड में रेट लिखना है, तीनों ग्राफ रेट और टाइम के लिए सेम ग्राफ है। रेट वर्सेस टाइम के लिए तीनों भी ग्राफ सेम होता है, इसको जरा कॉपी कर लेंगे आप। रेट वर्सेस टाइम के बारे में हमने थोड़ा बात कर लिया है। सेम ग्राफ है तीनों का, बस जहाँ रेट जहाँ कंसंट्रेशन लिखा हुआ है वहाँ रेट लिख देंगे, जहाँ कंसंट्रेशन है वहाँ रेट लिख देंगे, रफ करना तो। नेक्स्ट इसके बाद हमारी हेडिंग है, उसमें लिखना है थोड़ा सा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, उसमें पहला है, जरा से देखें यहाँ पे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम, जरा सा एक बार थोड़ा एग्जांपल 3 लिखता हूँ, उसके बाद आपको जरा सा देख के लिखना है। अभी लिखना नहीं एग्जांपल को, क्योंकि मैं डेफिनेशन भी लिखना है, तो जरा यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ताकि मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको क्लियर हो पाए। यहाँ H2O वेपर लिखा हुआ है, H2O यहाँ पे लिखा हुआ है वेपर, और यहाँ लिखा हुआ है H2O लिक्विड। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे सी ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट लिखा हुआ है, कन्वर्टेड टू सी डायमंड। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर के दोनों में, जरा ध्यान से देख लें, ऊपर के दोनों में फेज जो है इनका फेज चेंज हो रहा है। क्या कहते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस 3 फेज होता है, और नीचे में दिखाई दे रहा है एलोट्रॉपिक चेंज हो रहा है। कार्बन के ग्रेफाइट डायमंड सब एलोट्रॉप्स होते हैं। क्लियर हो पा रहा है? इसका मतलब कोई ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें फेज चेंज हो जाए या जिसमें जो होगा एलोट्रॉपिक चेंज हो जाए, उसका नाम है फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया? तो लिखना है थोड़ा सा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड, पहले ये नहीं लिखना, पहले लिखेंगे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड फॉर फिजिकल प्रोसेस। Equilibrium established for physical process, that is phase PHASE, that is phase PHASE transformation and allotropic changes. Phase transformation and allotropic changes. Phase PHASE, phase transformation and allotropic changes. And allotropic changes. And allotropic changes. लिख दिया आप लोगों ने? ये एग्जांपल जरा नोट करना है। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्लास 12 के सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में आएगा। मैं यहाँ जरा सा बोल देता हूँ, सॉल्यूशन 12th में सॉल्यूशन प्लस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये टॉपिक दिखाई देगा, और इसका नाम, ये जो यहाँ पे एक वर्ड होगा लिखा होगा वेपर प्रेशर। ये जो वेपर प्रेशर होता है इसी का नाम के है, इक्विलिब्रियम है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा पहली बार। फिजिकल इक्विलिब्रियम कोर्स में बच्चे समझते हैं कि है ही नहीं, कोर्स में यहाँ पे पहली बार आएगा। जो वेपर प्रेशर है उसके सारे प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होंगे जैसे इक्विलिब्रियम के हैं। अभी तक मेरे को 3 बातें बोलना था। इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन पे आएगा, इरिवर्सिबल हमारे लिए फालतू है, उस पर कभी भी नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सिबल पे नहीं आएगा, रिवर्सिबल पे आएगा। दूसरा पॉइंट में बोला इक्विलिब्रियम का एक पॉइंट है, टाइम है, सिचुएशन है, जब आ जाएगा तो सिस्टम ना आगे जा रहा होगा ना पीछे आ रहा होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने आपसे बोला है कि इक्विलिब्रियम 2 तरीके का है। फिजिकल सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 में होगा, जिसका नाम है सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसमें वेपर प्रेशर वर्ड कहीं आएगा, उसी का नाम, वेपर प्रेशर का नाम इक्विलिब्रियम था, नाम बदल गया बस, इसका नाम वेपर प्रेशर है। दूसरा इसका लिखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम।
दूसरा लिखना थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम, EQM लिखना चाहिए, ठीक है। EQM इक्विलिब्रियम का सिंबल होता है, इसमें लिखेंगे थोड़ा सा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड फॉर केमिकल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड फॉर केमिकल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड फॉर केमिकल रिएक्शन। उसमें ये थोड़े कुछ रिएक्शंस हैं जिसको लिखना है ज़रा सा, PCl3 + Cl2, ये लिखा हुआ है PCl3 + Cl2, H2 + I2 gives 2HI, SO2 + O2 gives 2SO3। सभी बच्चे ज़्यादा से देख रहे हैं, N2 + 3H2 gives 2NH3। पूरे कोर्स में बस यही रिएक्शन हमें पढ़ना है, इसलिए मैं शुरू में एक जगह लिख दिया हूँ ताकि बच्चे को बिल्कुल दिक्कत ना हो। आप कितना भी पढ़ेंगे पूरे कोर्स में यही दिखाई देगा, N2O4। पूरे क्लास 12th और 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में सिर्फ और सिर्फ यही आएगा, तो एक जगह इसको हमने लिख दिया है। इधर जरा रफ करता हूँ। मैंने आपको बता दिया ये चैप्टर में कहाँ आएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्लास 12th में सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में आएगा। हो गया लिखना है। इसके बाद थोड़ा सा अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम, ये सब हम लोग बार बार डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में तो बहुत बार पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक, तो मैं थोड़ा अच्छे से याद हो जाएगा। लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम में देखें जरा से क्या लिखना है सभी बच्चे। अगर A + B लिखा हुआ है गिव्स C + D लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर टाइम की वैल्यू 0 है, डेट मीन्स इसका A और B यानी मोल है, ये दोनों मोल गिवन है, ये कुछ नहीं है। इसका अंदर ये रिएक्शन RF होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड गिर जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। फिर कहीं टाइम की वैल्यू 0 है, जरा सभी बच्चे देखें, इस बार भी टाइम की वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पे मोल गिवन है, इधर नहीं है। डेट मीन्स बच्चे समझ पा रहे हैं ये रिएक्शन इधर से शुरू होगा, ठीक है। डेट मीन्स ये RB होगा। क्लियर हो गया। इस लाइन को देख के पता चल रहा है कि इक्विलिब्रियम दोनों साइड से हो सकता है, इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट थोड़ा लिखना है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। फर्स्ट पॉइंट थोड़ा लिख लें, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड या इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, फ्रॉम एनी डायरेक्शन। ये जरा लाइन वहाँ लिखना है थोड़ा सा, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। अगला पॉइंट लिखना है इसके बाद, ये लिख लेने के बाद इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक नेचर में होना चाहिए, डायनामिक नेचर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट लिखना है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G = 0, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G = 0, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G = 0। फिर अगला पॉइंट लिखना है एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, becomes equal to rate of backward reaction, becomes equal to rate of backward reaction। फिर अगला पॉइंट थोड़ा लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखना है, there is no effect, there is no effect, there is no effect of catalyst at equilibrium, of catalyst at equilibrium, of catalyst at equilibrium situation, at equilibrium situation if can only, या it can only लिखना, it can only alter ULTER, it can only alter ULTER time required for attainment of equilibrium, for attainment of equilibrium, for attainment of equilibrium। इसने क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम में कोई कैटलिस्ट किसी बच्चे ने डाला है तो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, उसके टाइम में यानी उसके रेट में कोई चेंजेस करेगा। रेट उसका घटा सकता है, बढ़ा सकता है। कैटलिस्ट के बारे में अब मैं एक बार मैं फिलहाल यहाँ थोड़ा सा बोल देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ।
कोई बच्चा है जो बिल्कुल ही थोड़ा मोड़ा पढ़ रहा है, लेकिन किसी टीचर ने उसे प्रमोट कर दिया, नहीं तू पक्का बढ़िया से पढ़, तेरा सिलेक्शन रखा हुआ है, उस बच्चे ने बढ़िया से मेहनत कर लिया और सच में उसका सिलेक्शन हो गया, तो इसके लिए टीचर जो है प्रमोटर है या उसके लिए पॉजिटिव है। और निगेटिव कैटलिस्ट जो है जो बार बार बोल दे बस तेरे बस की बात नहीं है, तू ज़बरदस्ती यहाँ टाइम हम लॉस कर रहा है, वो निगेटिव कैटलिस्ट है या स्कैवेंजर है, पॉइजन है, उसको ऐसे वर्ड से बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो कैटलिस्ट भी कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, बस कैटलिस्ट जो है मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्या कर रहा है, उसके रेट को चेंजेस कर रहा होगा। अगला पॉइंट लास्ट लिखना है थोड़ा सा, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज in any of the measurable property, there is no change in any of the measurable property, there is no change in any of the measurable property, ब्रैकेट में लिखना है थोड़ा सा, properties which can be measured, properties which can be measured, properties which can be measured like pressure, volume, like pressure, volume, concentration, like pressure, volume, concentration, pressure, volume, concentration, ठीक है आप लोगों ने, मोल मास कलर, मोल मास कलर, मोल मास कलर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके लिखना, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर इज नो चेंज आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इनमें से कोई भी चेंज नहीं कर सकता है जब वो इक्विलिब्रियम एक बार अटेंड कर लेगा। ठीक है आप लोगों ने, 5 बातें फिर से एक बार बोल देता हूँ, चैप्टर थोड़ा आसान है, मैं रिकॉल बार बार करूँगा तो याद हो जाएगा। सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, कोई भी रिएक्शन आपने किया उसमें इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम क्या, एक पॉइंट है, टाइम है, सिचुएशन है जो उस रिएक्शन को आगे पीछे जाने नहीं देगा, वहीं पर रोक देगा। कितने देर बाद रोकेगा पता नहीं है, बस रोक देगा। इसके बाद इक्विलिब्रियम को हमने बोला, इक्विलिब्रियम को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, जो लाइन लिखा है उसमें ये लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तेरे में आज के बाद कोई चेंज नहीं कर पाएगा। आपने देखिए लिखा मोल मास वगैरह में कोई भी उसको इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं कर रहा है। जब इक्विलिब्रियम एक बार आ जाएगा तो जैसे इक्विलिब्रियम आने वाला होगा उसी टाइम पे जो मैंने केमिकल की कंपनी खोली होगी, इक्विलिब्रियम को थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ बना दूंगा, और जैसे हम लोग बेवकूफ़ बना देंगे, आसान शब्दों में ली चेटले प्रिंसिपल या इफेक्ट लगा देंगे, जैसे लगाएंगे इक्विलिब्रियम रुक जाएगा, हल्का सा थोड़े टाइम के लिए रुकेगा, उसी में हमारा रिएक्शन आगे की रीड कर जाएगा। या दूसरा चॉइस है कंपनी को बंद कर दें, तो हमने बंद करने के लिए तो कंपनी खोली नहीं है। एक बात, दूसरी बात मैंने इक्विलिब्रियम 2 तरीके का, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल का नाम है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ऑफकोर्स हम लोग केमिकल पढ़ेंगे क्योंकि केमिकल का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट पढ़ेंगे थोड़ा लॉ ऑफ मास सेक्शन, लॉ ऑफ मास सेक्शन, लॉ ऑफ मास सेक्शन, लॉ ऑफ मास सेक्शन ब्रैकेट में थोड़ा सा लिखना है आपको, गुलबर्ग एंड वागे, ये लिखना है थोड़ा सा, गुलबर्ग, गुलबर्ग लिखा हुआ है लेकिन डी साइलेंट रखना है, एंड वागे, इन दोनों ने इसके बारे में डिस्कवरी करी है शायद, तो इसके बारे में थोड़ा प्रीवियस में मेडिकल में था तो लिख दिया गुलबर्ग एंड वागे। गुलबर्ग, GULDBRG, गुलबर्ग लिखा हुआ है लेकिन गुलबर्ग पढ़ना है, डी साइलेंट रखना है। गुलबर्ग एंड वागे, WAAGE, वागे, पता नहीं कैसे नाम है लेकिन रख लिया है तो हमें भी रखना ही पड़ेगा, गुलबर्ग एंड वागे। वो तो मानने के ऊपर है, यहाँ रख कर रहा हूँ, जरा सा देखें। तो ये हो गया रिएक्टेंट, जरा सा सभी बच्चे देख लें, और ये है प्रोडक्ट। तो पहले ये लाइन एक लिख लीजिए और इसके बाद फिर बोलता हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन, according to law of mass section, rate of forward, according to law of mass section, rate of forward reaction, rate of forward reaction is proportional to, rate of forward reaction is proportional to product of active mass of, product of active mass of the reactant, product of active mass of the reactant, product of active mass of the reactant, and rate of backward reaction, and rate of backward reaction is proportional to the, rate of backward reaction is proportional to the product of active mass of, product of active mass of the product, active mass of the product, active mass of the product। यहाँ देखिए थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है RF is directly proportional to concentration of A and concentration of B
एंड द RB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C एंड द कंसंट्रेशन ऑफ D। फिर सब बच्चे जानते हैं, जरा सा देखिए बोर्ड पे, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हमें K रखना पड़ेगा, चूंकि ये F रखा हुआ है तो हम फॉरवर्ड के लिए बात करें तो F लगा लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड द कंसंट्रेशन ऑफ B। यहाँ पे RB इक्वल टू मैं लिखूंगा KB, बैकवर्ड के लिए K इंडिकेट कर रहे हैं तो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C एंड द कंसंट्रेशन ऑफ D। B का मतलब बैकवर्ड है दोनों जगह और F का मतलब फॉरवर्ड है। ये थोड़ा लाइन लिखना आगे जल्दी से, आपको जो जो लाइन में बताऊंगा उसको ध्यान रखना है, लेकिन मैंने पूरा डिटेल में टॉपिक कराया आपकी क्लास में, बस उनको देख लेंगे, बाकी जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान रखना है। हो गया? लिखना है वेयर KF एंड KB, वेयर KF एंड KB आर कांस्टेंट, where KF and KB are constant, known as, where KF and KB are constant known as velocity constant, known as velocity constant, known as velocity constant or rate constant, velocity constant or rate constant, velocity constant और rate constant। रेट कांस्टेंट हम केमिकल काइनेटिक्स में इसका नाम रखते हैं रेट कांस्टेंट, तो हमने लिखा वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। फिर लिखना उसी में विच चेंज विद टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, थोड़ा उसके नीचे अंडरलाइन करना, विच चेंज विद टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। इससे बस टेम्परेचर चेंज कर सकता है या कैटलिस्ट का कुछ इफेक्ट आएगा, देखेंगे। मैंने बोला भी था इक्विलिब्रियम को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, बस टेम्परेचर से उसे बच के रहना है, वरना बाकी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जरा सा थोड़ा देखते हैं, बस सभी बच्चे देखें, मैं यहाँ पे लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम, सब बच्चे बोर्ड पे जरा देखें। एट इक्विलिब्रियम का मतलब सब बच्चे जानते हैं कि RF इक्वल टू RB होता है। यहाँ पे सब लोग जरा सा देखें, RF इक्वल टू RB का मतलब हुआ KF कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, इसको कंसंट्रेशन बार बार पढ़ना है, इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B, लिखा हुआ है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ C सॉरी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ D, इस तरीके से लिखेंगे। फिर सब बच्चे जानते हैं KF बाई अगर KB का रेशियो अगर लूँगा तो जरा से यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, डेट मीन्स C और D का कंसंट्रेशन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे देख लीजिए जरा सा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाई A का कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन। क्लियर हो पा रहा होगा मेरी बात? कई बार बुक्स में जरा सा देखिए KF बाई KB रेशियो का नाम बुक्स वाले रखते हैं K इक्विलिब्रियम, तो हम लोग K इक्विलिब्रियम इक्वल टू यहाँ जरा सा देखें इस रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ये जो लाइन चल रहा है यहीं से आ रहा है, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। आपको सिर्फ ये लाइन ध्यान से रखना था, बाकी सब बातें फालतू चल रही हैं। जितना हमने लिखा है सब एक बार समझाने के लिए लिखा था, लेकिन किसी काम का नहीं है, ये टॉपिक बस आपको ध्यान रखना है। ये जरा जल्दी से एक बार कॉपी कर लीजिए। हो गया? लिखेंगे थोड़ा सा, लिखना एट इक्विलिब्रियम, लिखना एट इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ एट इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ KF टू KB, एट इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ KF टू KB इज कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट known as, at equilibrium ratio of KF to KB is constant, known as equilibrium constant, known as equilibrium constant। ब्रैकेट में लिखना है KEQ, जैसे लिखा है वैसे लिखना है KEQ, ब्रैकेट में ये लिखना है KEQ, फिर लिखना and its numerical value, and its numerical value change, and its numerical value, and its numerical value change only and only with temperature, change only and only with temperature, change only and only with temperature।
क्वेश्चन थोड़ा लिखेंगे, राइट द एक्सप्रेशन। क्वेश्चन है राइट द एक्सप्रेशन। यहाँ ज़रा सब लोग देखें, थोड़ा लिख के एक दो दिखाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 2a + b गिव्स 3c + 3 की जगह पर 4d लिखा हुआ है। सब बच्चे ज़रा सा देखें, एक्सप्रेशन लिखना है। एक जरा मैं लिख के बताता हूँ, फिर 3-4 आप एक ट्राई कर लेना कोई भी। तो अगर मुझे k लिखना है तो k का वैल्यू होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। डैट मीन्स अगर इसके लिए k अगर मुझे लिखना होगा, सब बच्चे थोड़ा सा देखें, तो मैं लिखूंगा c का कंसंट्रेशन, और जो ये कोफिशिएंट लगे हुए ना पावर पे चले जाते हैं, तो यहाँ आ गया जो कोफिशिएंट होगा उसे पावर पे रख देना है खुद, ठीक है। तो यहाँ पे जरा से देखें d है तो कोफिशिएंट ये आ गया पावर पे। फिर जरा से आप देखें ये a का पावर 2, अब b का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो छोड़ देंगे। b में कोई बच्चा बोलेगा 1 है तो ये 1 मान के चलेंगे 1 है। क्लियर हो पाया? तो जरा ये लिख लें। इसके बाद इधर जरा 2-3 एग्जाम्पल लिख देता हूँ, कोई एक जरा सा आप ही ऊपर वाला ही ट्राई कर लो, फिर थोड़ा सा आगे हम बढ़ जाएंगे। मैं एक बार जरा सा ये जरा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे 2-3 रिएक्शन लिख देता हूँ, आप उनको जरा सा ट्राई कर लेना। ये O2 2SO3 लिखा हुआ है, H2 + I2 गिव्स 2HI लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है PCl3 + Cl2 गिव्स PCl5। बाकी सब आप अपने हिसाब से घर पे देखते रहेंगे, मैंने 1-2 यहाँ पे करना था, आप इसको ज़रा ट्राई कर लेंगे। फिर आंसर लिख देता हूँ, मैच कर लेना है, फिर थोड़ा हम लोग आगे चलते रहेंगे। ये रफ कर रहा हूँ। लिख लिया आप लोगों ने इसका? मैं ज़रा इधर लिखता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ तैयार हो जाएगा चैप्टर, बहुत आसान है। आपको तो मैंने बताया मैं पूरा डेरिवेशन करके पढ़ाऊंगा क्योंकि हमारे कोर्स में तो आपको जो मैंने बोला बस वो लाइन ध्यान रखना है, बाकी सब बातें हमारे लिए फालतू चल रहा है, ठीक है। यहाँ देखें, अगर मुझे इसका k इक्विलिब्रियम लिखा होगा साथ ही साथ तैयार कर लेना आपको, मैंने बोला है, और फिर मैं पेपर उठा के दिखा दूंगा। सारे क्वेश्चन आसान है। ये पावर 2 चला जाएगा, प्रोडक्ट जो है उसको लिखना है, उसका पावर लिख देना है, जो कोफिशिएंट है पावर में, एंड द कोफिशिएंट इज नथिंग तो छोड़ देंगे, और H2 का कोफिशिएंट कितना आएगा 3। तो ये आंसर होगा, कर लेंगे शायद हमारे हिसाब से, ठीक है। चलिए इसके बाद लिखना है रसा, ये सब रफ है, लिख लेना, मतलब थोड़ा घर पे ट्राई करते रहना। इसके बाद हमारी हेडिंग है एक्टिव मास, जिसको हम लोग लिखेंगे AM, स्क्वायर ब्रैकेट में AM लिखा हुआ है, एक्टिव मास। एक्टिव मास लिखेंगे इसमें मास विच इज एक्टिव, मास विच इज एक्टिव, mass which is active, that is first participate, that is mass which is active, that is first participate in any reaction, is known as active mass, is known as active mass, and लिखना and it's represented by, ये लिखा हुआ है। सभी बच्चे जरा सा देखें, ये लिखा हुआ है, इतने सारे नाम हैं, ठीक है, जितने सारे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेड बाई, ये लिखना है आपको। थोड़ा डिब्बे को ऐसे बोलना है कंसंट्रेशन, मैंने सर पढ़ रहा था मैं, आप सुने ध्यान से दिखा नहीं हमने। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, इसको बार बार हम क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन। तो ये सारे वर्ड एक्टिव मास का डिफाइन है। ये लिखा हुआ मोलारिटी, जैसे केस 1 में यहाँ बना के दिखाता हूँ, केस 1 है फॉर कंसंट्रेशन, तो अगर मुझे इसका एक्टिव मास निकालना होगा तो एक्टिव मास का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, जरा से यहाँ देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई V लीटर में होता है। सभी बच्चों को मोलारिटी का फॉर्मूला शायद याद हो, तो देखेंगे तो यही फॉर्मूला था मोलारिटी का। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स पर वॉल्यूम। तो देखिए मोल्स पर वॉल्यूम ही तो लिखा हुआ है, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसका यूनिट, तो मोलारिटी की जो यूनिट होती है वही इसकी यूनिट होगी, एंड द मोलारिटी की यूनिट होती है, सभी बच्चे जानते हैं, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। तो इसकी यूनिट भी यही होगी। केस 1 हमने लिखा है फॉर कंसंट्रेशन। ये सारे सिंबल हैं एक्टिव मास को डिफाइन करने के लिए, कि इनमें से कोई भी वर्ड होगा तो आज से इसको मान के चलना एक्टिव मास है। केस 2 के बारे में थोड़ा अगर हम डिस्कस करें तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ फॉर गैसेस, जब भी गैस का आएगा तो गैस का तो केवल और केवल सिर्फ प्रेशर होता है, क्या कहते हैं आप लोग। मैं आपको थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ाऊंगा एक दिन, अचानक अभी याद है बताऊँ। 22.4 लीटर हम लेते हैं एट स्ट्रिप भी, जरा देख लें, ये रफ है, लेकिन मैं आपको बताऊँ IUPAC ने 2 साल पहले इसको गलत भी बोल दिया है। मैं थर्मोडायनेमिक्स की क्लास में बताऊँगा 22.7 अब लेते हैं, ठीक है। IUPAC ने इसे गलत प्रूफ कर दिया, तो ये मैं आगे की क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में इंट्रोड्यूस करके आपको बताऊँगा। अभी फिलहाल सब लोग यहाँ देखें, फॉर गैसेस सब बच्चे जानते हैं हम प्रेशर लेते हैं, तो लिखेंगे वी कंसिडर पार्शियल प्रेशर,
हम लोग कंसिडर करेंगे पार्शियल प्रेशर। अब प्रेशर निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जिसका ये नाम है और कोई फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ से निकालने के लिए मैं N/V/RT लिख सकता हूँ, सब बच्चे देख सकते हैं। और यहाँ पे जब कोई बच्चा ध्यान से देखिएगा तो N/V इज नथिंग, यही लाइन लिखा हुआ है, क्या कहते हैं आप लोग, तो मैं CRT लिख सकता हूँ। N/V क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन, ये N/V तो लिखा हुआ है, तो एक्टिव मास इसके जगह पे कंसंट्रेशन के जगह हमने C सीधा लिख दिया, लिखना नहीं चाह रहा था, और एक लाइन ये हो गया। और इसका यूनिट निकालेंगे तो प्रेशर का सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट होता है, उसका नाम है ATM, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हालांकि ये भी गलत है, जब बड़े लेवल पर आप आएंगे तो जब आगे इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि प्रेशर में सिर्फ और सिर्फ हम बार कंसीडर कर सकते हैं, ATM नहीं करते हैं। लेकिन आप तो जानते हैं +1 +2 में घिसी की PT किताबें हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कई सालों से, तो हमने तभी याद रखा है 22.4 लीटर। लेकिन जब आप किसी फॉरेन ऑथर की बुक को देखेंगे और थर्मोडायनामिक्स वगैरह उसमें पढ़ेंगे आप, या कोई और इक्विलिब्रियम वगैरह काइनेटिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो यहाँ पे 22.7 होता है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको शायद याद होगा 22.4 लीटर, ज़रा देख लें आप। इसके लिए कंडीशन होती है 1 ATM, और आपको याद होगा यहाँ पे लेते हैं शायद 273 केल्विन, सही है ना ऐसा, जिसका नाम है एटएसटीपी, इसी का नाम है। लेकिन आज के डेट में ये मैंने बताया आपसे गलत हो गया है, ये गलत है क्योंकि 22.7 होता है, और इसका रीज़न है कि 1 बार प्रेशर लेना है। बार क्यों लिए सर आपने, प्रेशर से भी मतलब ATM से भी छोटा है, ये स्मॉल है, ATM से भी ये छोटा होता है बार, और यहाँ पे 273 केल्विन ही लेंगे, और जब आंसर निकालेंगे तो शायद 22.7 आएगा। तो बुक्स वाले 22.7 लेते होंगे, लेकिन चूंकि मैंने बताया आपसे NCERT कई ज़माने से चला आ रहा है, घिसा पिटा आ रहा है, इससे मैंने 22.4 बोला था। काफ़ी आगे आने के बाद मैंने बोला है, नहीं तो बच्चा समझता कि सर ये गलत पढ़ा दिए, तो मैंने ऐसे बोला था। क्लियर हो गया सबको, समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसके बाद जरा सा लिखेंगे थोड़ा सा, ये हमने एक्टिव मास कर दिया, 2 क्वेश्चन लिखना था, लेकिन 1-2 लाइन और लिख लो। थोड़ा लिखना, whenever solid oblique liquid, whenever solid oblique liquid oblique both appear with gas, then their active mass will remain constant, and taken as unity, hence they will not appear in the expression of Kp, hence they will not appear in the expression of, ठीक है, Kp लिख दिया आप लोगों ने। जरा सब बच्चे थोड़ा 2-3 लाइन देखें हमने क्या क्या बात किया है। इक्विलिब्रियम में क्या है, एक टाइम में जरा सब बच्चे देख लें, एक पॉइंट है आपको मैंने समझा दिया, और एक सिचुएशन है जो रहता ही रहता है, इसी से बचाना है अपने आप को। फिर हमने बोला 2 तरीके का है, देखें जरा सा, फिजिकल, थोड़ा यहाँ पर साइड में लिखते भी चल रहा हूँ क्योंकि अब धीरे धीरे डिफिकल्ट हो जाएगा। फिजिकल मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन प्लस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में है, और इसका वहाँ पे नाम वेपर प्रेशर है। हम लोग देखेंगे जब समय आएगा तो। केमिकल हम लोग पूरा डिटेल में करने ही वाले हैं, इसको लेके हम लोग कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। फिर हमने आपको बताया था इक्विलिब्रियम को वरदान है, बस इसे टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, उम्मीद करता हूँ शायद आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम याद हो जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। फिर हमने आपसे ये बोला है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक का नाम है जिसका नाम है एक्टिव मास, और एक्टिव मास कंसंट्रेशन के लिए हम निकाल सकते हैं और प्रेशर के लिए निकाल सकते हैं। एक्टिव मास को लेके देखो 3-4 क्वेश्चन। सबसे पहले जरा देखें, जब भी किसी क्वेश्चन में Kc बोलेगा, अभी हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, जब भी किसी क्वेश्चन में Kc बोलेगा तो Kc सभी बच्चे जरा सा देख लें, हम लोग गैस के लिए भी निकाल सकते हैं और कंसंट्रेशन में भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी में Kp पूछेगा तो वहाँ पे एटलीस्ट 1 गैस होना चाहिए, कम से कम 1 गैस होना चाहिए, एटलीस्ट 1 गैस होना चाहिए। अभी इसको मैं जरा प्रूफ करूँगा, अभी थोड़ा इसका समय आएगा। अभी जरा क्वेश्चन एक बार थोड़ा लिखना है आपको, थोड़ा कैलकुलेट AM, ये रफ है सब, अभी लिखना है कैलकुलेट AM एक्टिव मास ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट AM ऑफ द फॉलोइंग। लास्ट लाइन जरा मैंने क्या बोला, थोड़ा बार सभी बच्चे जरा से बोल देना पूरा लाइन। व्हेनेवर सॉलिड लिक्विड और बोथ अपीयर विद गैस, देन देयर एक्टिव मास, एक बार रिपीट करो, देन देयर एक्टिव मास will remain constant and taken as unity, hence they will not appear in the expression of Kp अभी हम जानते नहीं तो लिखना in the expression of equilibrium constant, लिखना in the expression of equilibrium constant। दोनों वर्ड थोड़ी देर में एक ही हो जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल लिख लेंगे
नहीं तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। इन द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, थोड़ी देर में दोनों वर्ड एक ही हो जाएगा, केपी वहीं से आता होगा कहीं से, ठीक है। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। क्वेश्चन में जैसे लिखना है पहला 2.8 ग्राम, पहला लिखना है 2.8 ग्राम ऑफ N2, 2.8 ग्राम ऑफ N2 इन 10 लीटर ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ N2 नाइट्रोजन इन 10 लीटर ऑफ कंटेनर, इन 10 लीटर ऑफ कंटेनर, इन 10 लीटर ऑफ कंटेनर। दूसरा लिख लेना क्वेश्चन, साथ ही लिख लो, एक बता दूंगा मैं। दूसरा लिखना है 16 ग्राम ऑफ O2, दूसरा है 16 ग्राम ऑफ O2, 16 ग्राम ऑफ O2 इन 20 लीटर ऑफ कंटेनर, इन 20 लीटर ऑफ कंटेनर, इन 20 लीटर ऑफ कंटेनर। दूसरा करता हूँ, जरा सा देखो, मुझे एक्टिव मास किसका निकालना है, O2 का। सब बच्चे जरा सा देखें, सबको याद होगा ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स लेना है, यहाँ पे जानते हैं। नीचे क्या लेना है, V लीटर में लेना है। तो V क्वेश्चन में गिवन है, कितना है जी 20, तो रख लेंगे। और ऊपर मोल्स लेना है, लेकिन मोल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वहाँ क्या है जी, मास गिवन है। मोल निकालने का फॉर्मूला सब बच्चों को पता होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है 16, अब मोलर मास कितना होता है 32। कर देंगे, शायद आंसर आ जाएगा, आसान है, ठीक है। ये जरा कॉपी कर लें, बाकी अब घर पे करते रहना। हो गया। नेक्स्ट रीडिंग इसके बाद टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें पहला देखो लिखा हुआ है Kc, ऐसे लिखना है। इसका मतलब तो था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जरा सा देख लें आप, और इसका मतलब है इन टर्म ऑफ कंसेंट्रेशन, इन टर्म ऑफ कंसेंट्रेशन ये लिखा हुआ है Kc। Kc लिखना है, जैसे लिखा हुआ है K कैपिटल बेस में C लिखना है Kc। वहाँ भी देख सकते हैं Kc कैसा लिखा हुआ है, Kc कैसा लिखा हुआ है उसको देख लेना है। ठीक है, Kc में लिखना है व्हेन AM एक्टिव मास, when AM active mass is expressed in term of concentration, when AM लिख दिया आप लोगों ने, is expressed in term of concentration, in term of concentration, ठीक है, लिख दिया आप लोगों ने, is known as Kc, is known as Kc। ये जरा कॉपी करना है आपको थोड़ा, is known as Kc। सब बच्चे जरा सा देखें, यहाँ एग्जाम्पल, थोड़ा इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से लिखना है। मैं करीबन इसको समझाऊंगा यहाँ से, ये जो 3 टॉपिक अभी करूँगा, 3 टॉपिक से लास्ट ईयर 10 ईयर्स में 10-12 क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़िया से देख लेना है। अगर मुझे Kc डिफाइन करना होगा, सब बच्चे जरा सा देखो यहाँ पे एक्टिव मास के लिए जरा सा देखो 2 ही फॉर्मूले हैं, सब बच्चे जरा सा देख लें। एक तो प्रेशर वाला फॉर्मूला था, सब बच्चे जानते हैं, और एक कंसंट्रेशन था। कंसंट्रेशन में फॉर्मूला सब बच्चों को याद होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का था, सही है ना जी ऐसा। और कंसंट्रेशन में भी सब बच्चे का थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन में जरा से देखो, यहाँ पर हम लोग लिख रहे थे ऊपर साइड, अगर आपको थोड़ा याद होगा मोल्स पर वॉल्यूम ऐसा लिख रहे थे। तो यहाँ पे अगर Kc डिफाइन करेंगे तो K यानी इक्विलिब्रियम लिखना है, लेकिन कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। तो कंसंट्रेशन तो ये हो गया डिब्बा, इसको कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आना है तो NH3 का पावर 2। जो पीछे K लिख रहे थे उसी का नाम अब यहाँ पे Kc पड़ गया, दोनों बातें सेम है, बस नाम है Kc। और यहाँ पर लिखेंगे नीचे N2 और यहाँ पर लिखेंगे H2 का पावर Q, ठीक है। ये कॉपी करना है जरा सा। दूसरा लिखना है, पहला ये था, दूसरा लिखना है Kp, K ऐसा लिखा हुआ है, P ऐसा लिखा हुआ है, Kp। तो K का मतलब मैंने बताया अगेन क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड P का मतलब है इन टर्म ऑफ प्रेशर, इन टर्म ऑफ प्रेशर, इन टर्म ऑफ प्रेशर। ठीक है, लिखना है व्हेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज expressed in term of partial pressure, when equilibrium constant is expressed in term of partial pressure is known as Kp, is known as Kp। सभी बच्चे सुन लें, Kp में मिनिमम एक गैस चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग,
गैस नहीं होगा तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, गैसेस के लिए वैलिड है। मिनिमम एक गैस, जरा सब बच्चे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा इस 2 लाइन का मतलब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। लिखा है केसी आप गैस के लिए भी निकाल सकते हैं और कंसंट्रेशन मतलब लिक्विड के लिए भी निकाल सकते हैं। ये 2 लाइन में जरा समझा रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हमने केसी निकाला, ये सब के सब किस में है, गैस में है। लिक्विड में होता तब भी हम केसी निकाल सकते थे, लेकिन केपी सिर्फ और सिर्फ एटलीस्ट 1 गैस होना चाहिए। इट में भी आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी एक साइड में होगा लेकिन एक होना ही चाहिए। अब केपी जरा देखो कैसे निकालेंगे। केपी इक्वल टू, अगर मुझे निकालना होगा तो लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं पार्शियल प्रेशर, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, फिर लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का पावर Q। ये लिखना है जरा से केपी। सेम रिएक्शन लिखना है दोबारा, एक बार एक ही रिएक्शन को 2 बार 3 बार मैं ले लेके बताऊंगा, तो इसी रिएक्शन को जरा कॉपी करना है दोबारा। कॉपी कर लें जरा, एक मिनट टाइम दें। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है इसका थोड़ा सा, यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। नेक्स्ट इसके बाद हमारी हेडिंग है यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। यूनिट ऑफ केपी एंड केसी, उसमें पहले लिखना है यूनिट ऑफ केसी। फर्स्ट उसमें हमारी हेडिंग है यूनिट ऑफ केसी। इसी क्वेश्चन को लेकर जरा समझाता हूँ, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी समझ में आपको आएगा। ऐसे कोई भी रख सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा जल्दी समझ पाएंगे क्योंकि सब डाटा वेरिएबल है, तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। सभी बच्चे जरा सा देखो, आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले हमने केसी निकाला था, और केसी इक्वल टू होगा अमोनिया का पावर 2। जरा से यहाँ देखें, फिर लिखेंगे N2, फिर लिखेंगे H2 का पावर Q। जरा बोर्ड पे थोड़ा देखें, अगर मुझे इसका यूनिट डिफाइन करना है, बोर्ड पे थोड़ा देखना प्लीज़। यूनिट ऑफ केसी किसका है, पर्टिकुलर इसका है। तो सभी बच्चे जरा से देखें, यहाँ वाला पूरा लाइन लिखूंगा तो आपको पता है इसका यूनिट होता है मोल्स पर लीटर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको। तो ये क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर, इसका डिब्बे का यूनिट था मोल्स पर लीटर शायद, ठीक है, डिब्बे का नाम एक्टिव मास था। और इसका अगर लिखेंगे तो यहाँ पे होगा मोल्स, यहाँ पे लिखेंगे पर लीटर, और यहाँ पे लिखेंगे मोल्स पर लीटर का क्यू, मोल्स पर लीटर का क्यू। फिर सभी बच्चे जानते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये नीचे में 4 हो गया है, ऊपर में 2 है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। सही है ना ऐसा? कायदे से 1 मोल्स पर लीटर का पावर 2 आना चाहिए, तो इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो कितना आएगा, मोल्स पर लीटर। जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा सा, मोल्स पर लीटर का पावर कितना आएगा, -2। ये सिर्फ और सिर्फ इसका है, आपको ये याद नहीं करना है, सब रफ चल रहा है, आप पहले समझ लें ये आ गया। लेकिन आपको तो सबके लिए निकालना है, तो आपको ये लाइन ध्यान रखना है। जरा से देख लो, इन जनरल कैसे निकालेंगे, इन जनरल मतलब सबके लिए, यूनिवर्सल कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे मोल्स पर लीटर यहाँ पे लिखेंगे, और पावर में लिखेंगे डेल्टा एन। और यहाँ पे जैसे देखो लिखा हुआ है डेल्टा एन इक्वल टू लिखा हुआ है मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जरा सा देखें, इसको थोड़ा सा इन जनरल से ये रफ है, यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा मोल्स पर लीटर, तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, जो ये कॉफिशिएंट लगे हुए हैं इसी को मोल पढ़ना है, जो कॉफिशिएंट है मोल है, तो मोल ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा एन इक्वल टू, निकालता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस लिखूंगा मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो 3 + 1 देख रहे हैं यहाँ पे, तो 1 + 3 लिख दिया तो कितना आया, -2 आया, जिसको मैं यहाँ रखूंगा तो सेम आंसर आएगा। क्लियर हो गया? ये कॉपी कर लेंगे, लेकिन इन जनरल आपको याद रखना है, ठीक है, ये कॉपी करना है आपको, इन जनरल सिर्फ याद रखना है। इन जनरल ही सिर्फ हमारे एग्जामिनेशंस में आएंगी, इन जनरल पे हम जितना काम करेंगे वही हमारे लिए अच्छा होगा। और मैं 15 क्वेश्चन बोलूँगा, वैसे आप 1-2 मेरे से यहाँ पे करवा लें, लेकिन मेरी इच्छा है कि आपसे घर पे खुद ट्राई करेंगे, तभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो पाएगा। इन जनरल आपके काम का है, लेकिन मैंने हर टॉपिक को पूरा डिटेल में कर दिया है, ताकि कोई देखना चाहे, अगला पीढ़ी जो अब आने वाला हो, या आगे के जो बच्चे कोई भी आप ही क्लास में कोई पीछे का देखना चाहे तो उसको समझ में आ जाएगा। वैसे आगे की पीढ़ी के लिए सब सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। लिखना है इसके बाद यूनिट ऑफ केपी, यूनिट ऑफ केपी, यूनिट ऑफ केपी रफ करता हूँ, ठीक है जी। हो गया? सेम रिएक्शन लिखना है यूनिट ऑफ केपी के लिए भी। सेम रिएक्शन लिखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें वेरिएबल है तो हमने थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा। रफ कर रहा हूँ, सेम रिएक्शन जरा कॉपी कर लेंगे। सभी लोग देखें यहाँ पे, मुझे केपी अगर निकालना होगा तो केपी इक्वल टू, यहाँ जरा से देखें लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे, अभी बस लिखा हुआ है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ N2,
पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का पावर क्यू। यहाँ जरा से देखें, यूनिट ऑफ Kp अगर निकालना होगा तो आपको शायद याद होगा ATM केवल लेते थे, तो ATM का पावर 2 हो जाएगा। कहाँ लेते थे सर? एक्टिव मास में। एक्टिव मास का केस 2 में ATM ले रहे थे, और नीचे केवल एक ATM रह जाएगा, और इधर में कितना होगा? एक ATM का क्यूब। 4 ATM नीचे और 2 ATM ऊपर है, तो नीचे होगा 1/ATM का स्क्वायर, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? ATM का पावर -2। ये इसके लिए है, हमें तो बार बार चाहिए इन जनरल, क्योंकि इन जनरल ही हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो इन जनरल आज से क्या लेना है? ATM। अब पावर यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा NG। G वर्ड इसलिए डिफाइन है गैस के लिए, G वर्ड है गैस के लिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा NG। सर कैसे निकालना है? तो मोल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ G माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट ऑफ G। डेट मीन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जरा सभी बच्चे यहाँ पे थोड़ा देखें, डेल्टा NG इक्वल टू, पहले लिखूंगा 2, जरा देखें ये 2 लिखूंगा, फिर सब बच्चे यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है। इस लाइन का मतलब क्या है? जितने भी गैस में होंगे वो लेना है, और जितने भी गैस में होंगे वो लेना है। सॉलिड लिक्विड होगा उसको छोड़ देना है। सॉलिड लिक्विड के लिए कितनी वैल्यू है? 1। अभी लिखा था व्हेनेवर सॉलिड लिक्विड और बोथ है पार्टिसिपेट देन टेकन एज यूनिटी, उनके लिए 1 लेना है। तो 2 हो गया। अब 1 + 3 यहाँ पे देखेंगे तो 1 + 3 यहाँ पे हमने लिख दिया है। डेट मीन्स यहाँ पे डेल्टा NG की वैल्यू कितना आया? -2। अब देखेंगे ATM पर -2 ही आ रहा है। ठीक है, ये कॉपी कर लें जरा सा। फिर मैं थोड़ा एक और क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा बताना चाहिए, नहीं तो आप गलती कर देंगे। एक जरा मैं मुश्किल थोड़ा और करता हूँ आपके लिए। एक लाइन अचानक याद आया, वो भी लिखना बहुत जरूरी है। थोड़ा देर समझाया था लेकिन आप शायद भूल जाएं, तो लिख लो थोड़ा। लिखना है Kp इज डिफाइंड, थोड़ा ये लाइन एक लिख लेना, याद नहीं रहेगा आपको। Kp इज डिफाइंड ओनली फॉर दोज रिएक्शन, Kp इज डिफाइंड ओनली फॉर दोज रिएक्शन which involving at least one gas, which involving at least one gas. Kp is defined for those reactions which involving at least one gas, which involving at least one gas. हो गया? रफ करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है थोड़ा सा, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc लिखना है थोड़ा इसमें। दिस इज अप्लीकेबल, एक लाइन पर लिख लो, लिखना है दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व, दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व एट लीस्ट वन गैस, विच इन्वॉल्व एट लीस्ट वन गैस, विच इन्वॉल्व एट लीस्ट वन गैस। ये जरा रिएक्शन वहाँ कॉपी करनी है। मुझे एक बात और समझ में आ गया कि Kc Kp में आज से अगर रिएक्शन में एक्सप्रेशन नहीं है, सब बच्चे सुन लें फिर से। आज के बाद कोई रिएक्शन मिलेगा अगर उसमें एक्सप्रेशन लिखा हुआ नहीं है, सब बच्चे सुन लें फिर से। एक्सप्रेशन समझ रहे हैं ना? सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी लिखा हुआ नहीं तो क्वेश्चन गलत है वो, क्योंकि मैं पता नहीं है। ठीक है ना जी? डेल्टा N निकलेगा कि डेल्टा NG निकलेगा किसी को पता नहीं है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि डेल्टा NG निकला, सुन लें फिर से बार बार, डेल्टा NG निकला तो Kc भी निकाल सकते हैं, Kp भी निकाल सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन डेल्टा N निकला तो सिर्फ और सिर्फ Kc निकलेगा और Kp नहीं निकलेगा। ठीक है, ये नहीं निकलेगा। इसका मतलब मैं समझाना ही चाहता था कि डेल्टा N है कि डेल्टा NG है, इसके लिए उसके लिए फेज चाहिए हमें। सॉलिड फेज है, लिक्विड फेज है, गैस फेज है, क्या है वो चाहिए। तो इसका मतलब क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन अगर आपके पास आएंगे एग्जामिनेशन में, तो केवल ये मत देख लेना कि इसमें गैस नहीं है, गलत है, ये सर ने पढ़ा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है उस लाइन में कहीं ना कहीं वो मान के चला हुआ गैसियस है। सबको समझ में आ गया? पूरा सेंटेंस में कहीं ना कहीं ऐसा लाइन होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो गलत है फिर। तो ये जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इसके बाद जरा सब बच्चे जानते हैं, आज के बाद जब भी अब क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले डेल्टा NG निकालना है। जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले डेल्टा NG निकालना है, अदरवाइज जो क्वेश्चन आपसे अब हिलेगा भी नहीं। तो डेल्टा NG इक्वल टू, सब बच्चे जरा सा देखें, यहाँ पे 2 और +1 करेंगे, क्या कहते हैं आप लोग? तो देखिए जरा सा सभी बच्चे, 2 + 1 प्रोडक्ट में लिखा हमने, माइनस रिएक्टेंट में जरा सा देखिए, ये लिक्विड और सॉलिड के लिए 1 लेना है तो खत्म हो गया। 2 + 1 लिखा, 2 और 1 गैसियस में, ये दोनों तो खत्म हो गए, काम के नहीं है। माइनस कितना करना पड़ेगा? 2। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सब बच्चे समझ पा रहे हो कितना आ जाएगा? 1, तो हमने लिख दिया। फिर सब बच्चे थोड़ा सा देखिए, इसका Kc निकालता हूँ जरा सा। Kc इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ D एंड द कंसंट्रेशन ऑफ E का पावर 2 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 2 हो जाएगा। फिर सब बच्चे जानते हैं लिक्विड के लिए 1 और सॉलिड के लिए भी कितना लेना पड़ेगा? 1 1। हमने लिखवाया कि सॉलिड लिक्विड के लिए कितना लेना है जी? 1 और 1। तो सॉलिड लिक्विड के लिए 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, सॉलिड लिक्विड के लिए कितना हो गया? 1 1 लिखा। व्हेनेवर सॉलिड लिक्विड बोथ अपीयर पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन, मतलब विद गैसियस, ठीक है, एनी रिएक्शन, तो उसको टेकन एज यूनिटी कंसिडर करना है।
फिर इसके बाद सब बच्चे जानते हैं, अगर मुझे इसका Kp डिफाइन करना होगा तो लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ D, D इज द वेरिएबल, एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ E का पावर 2, ये जो लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ पावर में जाएंगे, कोएफिशिएंट फिर लिखेंगे A का पावर 2, इन दोनों के लिए 1 है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन किसी काम का नहीं है, तो जरा कॉपी कर लें जल्दी से। अब इस पूरे चैप्टर में जल्दी से सबसे पहले काम यही करना है, बार बार आपको मैंने बता दिया है, मतलब क्वेश्चन जब भी आएगा आपके पास सबसे पहले उसके लिए आपको डेल्टा एनजे निकालना है, डेल्टा एनजे नहीं निकालेंगे क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। फिर मुझे जरा एक और बात समझाना है, इस क्वेश्चन में ये लाइन सभी बच्चे जरा सा देखो लिखा हुआ है, थोड़ा एक बार सब बच्चे देखें, यहाँ पे लिखा होगा V वॉल्यूम, टेम्परेचर T इस तरीके से लिखा हुआ है, ये मैंने मान लिया है, ये लिखा हुआ है केल्विन। इसने क्या लिखा है कि ये रिएक्शन क्लोज कंटेनर में है, तो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अब कहाँ पे होगी, क्लोज कंटेनर में। तभी स्टार्टिंग में हमने लेक्चर में Fe3O4 लेके आपको इंट्रोड्यूस किया था, समझ में आया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमने उठाया। क्लोज कंटेनर में होगा, कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम अगर होगा तभी हम कंसंट्रेशन वगैरह निकाल पाएंगे, और कोई ना कोई टेम्परेचर होगा तो ये गैसेस लॉ वगैरह इसमें अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? इसको जरा जल्दी से बार कॉपी कर लीजिए, फिर थोड़ा सा और आगे इसमें हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा और डिस्कस करेंगे। हो गया? लिखना इसमें थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, थोड़ा इसी ऑन कर दीजिए जी, गर्मी का माहौल हो रहा है। लिखना है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं, यहाँ पर जरा सा देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में थोड़ा लिखता हूँ। सबको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, P = nRT, और आइडियल गैस सिर्फ और सिर्फ गैस पे लगेगा। इसमें गैस कितने हैं, A है, D है और क्या है, E है। तो मान लेते हैं किसी बच्चे ने A पे लगाया, ध्यान से सब बच्चे देखें, तो होगा PaV = nART। उम्मीद करता हूँ समझ जाएंगे। फिर सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो पा रहा है कि Pa हो जाएगा यहाँ पे Na, यहाँ पर लिख देता हूँ Na/VRT। फिर सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि Pa बोर्ड पे जरा देखते रहना है, कंसंट्रेशन ऑफ ART हो जाएगा, क्योंकि Na/V का नाम कंसंट्रेशन था, जिसका नाम एक्टिव मास हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जरा से देखें, D सीधा निकालेंगे, क्योंकि बाकी बीच का तो सॉलिड लिक्विड है, काम का नहीं, इस पर गैसेस वो अप्लाई नहीं होगा, तो PdV = NdRT आएगा। डैट मीन्स ये बीच का लाइन बना होगा, मैं सीधा फाइनल लिख रहा हूँ, यहाँ पे होगा PD और यहाँ पे होगा कंसंट्रेशन ऑफ D और यहाँ पे RT, जहाँ जहाँ ये है वहाँ D लगा देना बस। क्लियर हो गया? और फिर यहाँ पे जरा से देखें, E पे सीधा अप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे PV और NERT। आपको कोई कंटेंट याद नहीं करना, आपको जो बोलूँगा अगेन इन जनरल वो याद रखना है। तो यहाँ पे जरा से देखेंगे तो बनेगा PE, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ E और यहाँ बनेगा RT। बीच में कंटेंट क्या होगा, जहाँ जहाँ A है हटा के वहाँ D और वहाँ E लगा देना है। ठीक है, ये जरा कॉपी कर लेंगे जल्दी से। को बच्चा जैसे पूछना चाहता है कि जरा से दोबारा बताइए, तो P = हो जाएगा NeVRT, इस तरीके का लिख लेंगे। देन फर्दर हो जाएगा Ne/V, कंसंट्रेशन इंट्रोड्यूस करते। हो गया? करते हैं, देखिए सभी बच्चे, लिखा हुआ है इसके बाद मतलब इसके बाद लिखना आप नीचे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Pa, Pd, Pe इन एक्सप्रेशन ऑफ Kp में रख देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Pa, Pd एंड Pe इन एक्सप्रेशन ऑफ Kp। ये लिख लिया लोगों ने, इन एक्सप्रेशन ऑफ Kp। जरा देखें सब लोग, अगर एक्सप्रेशन ऑफ Kp में रखेंगे पूरी वैल्यू, तो मेरे हिसाब से सब बच्चे देखें ऐसा आएगा, Kp = यहाँ पे आएगा DRT, उम्मीद करता हूँ सबको शायद समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ERT का होल स्क्वायर, ठीक चल रहा है जी। फिर यहाँ आ जाएगा A कंसंट्रेशन ऑफ RT का ऑल्सो होल स्क्वायर, देख लीजिए ठीक चल रहा है। बस कुछ नहीं किया है, ये सारा डाटा PA, PD, PE जो निकला वो उसको रख दिया है, और जो पावर है उसको एज इट इज रख दिया है। फिर सभी बच्चे देख पा रहे हैं कि अगर मैं RT यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो दिखाई देगा D, दिखाई देगा E का पावर 2 और A का पावर 2 इंटू RT, ऊपर में 3 है नीचे में 2 है, तो केवल RT रह जाएगा। तो मुझे एक लाइन यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, सब बच्चे देखें, Kp = कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ E का पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। जो लाइन था उसको सेम हमने कॉपी किया है। जब मैं ध्यान से देखा तो ये पूरा वर्ड Kc है, तो मुझे दिखाई दिया Kp = Kc इंटू RT। सही है ऐसा?
तो मुझे इन जनरल चाहिए, ये ज़रा कॉपी कर लीजिए, फिर ज़रा इन जनरल के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। ये सब भी अगेन याद नहीं रखना है, डेरिवेशन है, कर रहे हैं, काम का नहीं है। लिखना है इन जनरल, लिखना है इन जनरल, इन जनरल के पी इक्वल टू के सी आर टी, लिखा हुआ के सी आर टी और आर टी का पावर है डेल्टा एन जी, एंड यू नो द वेरी वेल डेल्टा एन जी इक्वल टू होता है मोल ऑफ प्रोडक्ट जी माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट जी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है शायद कि यहाँ पर डेल्टा एन जी में केवल और केवल लिक्विड और सॉलिड पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो गैसेस होगा सिर्फ उसको कंसिडर करना है, गैसेस वाले को कंसिडर करना है। कर लेंगे शायद 10-15 क्वेश्चन है, एक जगह बोल दूंगा, आप उसको ज़रा अच्छे से कर लेना, ठीक। अभी देखेंगे, आएगा समय तो। हो गया, ये रफ करें। पूरी केमिकल इक्विलिब्रियम में जो वैल्यू लेते हैं गैसेस के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा देखें, EV इक्वल टू NRT, ये लिखना नहीं है, रफ है, NRT जो लिखा हुआ है, तो R का मतलब होता है UGC, सब बच्चे जानते हैं, उसका नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। गैसेस लॉ में हमने पढ़ लिया, इसकी 3 वैल्यू होती हैं, जरा सा देख लें। एक वैल्यू का नाम है 8.314, एक वैल्यू होता है 2 और एक होता है 0.08, या इसी का नाम है 1/12। ये वैल्यू तब लेते हैं जब कोई वैल्यू ATM में हो या लीटर में हो, ATM में हो और लीटर में हो, डैट मीन्स ये वाला चैप्टर में बार बार आएगा। मैंने लिख दिया आर की वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाली बार बार आएगी, क्योंकि आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि जितने भी मैं आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें लीटर 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 चल रहा है और ATM चल रहा है, तो ये वैल्यू आएगा। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ केल्विन में लेते हैं, सब बच्चे जानते हैं, और केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ 273 केल्विन। ये शायद हमने अच्छे से जानते हैं, अच्छे से, तो हमने ज़रा से ये लिखा है, जरा इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब थोड़ा 3 कंडीशन है, उसके बारे में मैं डिटेल में भी और पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन एक जगह लिख देते हैं जरा सा। ये 3 कंडीशन जरा सा देखें, आपको ये याद रखना है, जेईई मेंस में यहाँ से भी क्वेश्चन है, कैसे याद होगा आपको बताता हूँ। देखें जरा सा, डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, तो के पी और के सी बराबर होगा। मैं यहाँ प्रूफ भी करूँगा, आपको तो कंक्लूजन दिखना है, लेकिन उसके लिए इतना सारा डाटा कैसे आ रहा है वो भी थोड़ा एक बार रिवाइज के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे। फिर डेल्टा एन जी सर सभी बच्चे देखें यहाँ पे, अगर लेस देन 0 होगा तो के पी और के सी ऐसा लिखा हुआ है। और जरा सा देखो, अभी रिलेशन जरा समझाता हूँ, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, तो के पी और के सी का रिलेशन है। तो सभी बच्चे जान रहे हैं गैस का, यहाँ पर जरा सा देखो, गैस का डेल्टा एन बढ़ेगा, इसका मतलब शायद गैस बढ़ेगा, और गैस बढ़ेगा तो शायद के पी भी बढ़ेगा। ये टेबल हमें थोड़ा याद रखना है। कैसे मैंने याद रखा है, जी बढ़ेगा तो गैस बढ़ेगा, तो यानी पार्शियल प्रेशर का गैस बढ़ रहा होगा, ये कम होगा यानी के सी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये लाइन थोड़ा ध्यान रखना है, मैं इसको प्रूफ भी करके दूंगा, लेकिन एक जगह हमने एक जगह लिख दी है सारी बातें ताकि आप याद रख पाएं। मैंने पिछले 10-12 सालों में जितने भी पेपर हुए हैं जेईई मेंस के, नीट के और एडवांस के, उनको लेते हुए मैं 15-16 क्वेश्चन एक जगह कर देता हूं, आप उनको देख लीजिएगा और उन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। आप किसी भी +1 का एग्जाम दे लीजिए, कहीं पे भी आप दे लीजिए, जेईई का दे लीजिए, नीट का दे लीजिए, एडवांस का दे लीजिए, उसके बियॉन्ड कभी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, मेरी गारंटी है। थोड़ा क्वेश्चन लिखना है आपको, थोड़ा अगेन हो, राइट एक्सप्रेशन ऑफ के पी एंड के सी, राइट एक्सप्रेशन ऑफ के पी एंड के सी, राइट एक्सप्रेशन ऑफ के पी एंड के सी, कमा यूनिट ऑफ के पी एंड के सी। पढ़ा दिया शायद, सारी बातें कर लेंगे आप। यूनिट ऑफ के पी इन जनरल से करना है, एंड यूनिट ऑफ के पी एंड के सी, एंड रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी फॉर फॉलोइंग, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी फॉर फॉलोइंग। सभी बच्चों को मैंने पहले बता दिया है, जैसे इस क्वेश्चन को करना होता है तो इसको हम कर नहीं पाएंगे, कोई ना कोई फेज डिफाइन होना चाहिए। तो अब जरा हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, इसको हम कर नहीं सकते हैं जब तक फेज डिफाइन ना हो। तो यहाँ पे डिफाइन है, तीनों किस में है, गैस में है। ठीक है, तो जरा से यहाँ लिखता हूँ, आप जरा इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अगला लिखा हुआ है CaCO3 सॉलिड, आप थोड़ा गैप दे के लिखना, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, ये गैस जी लिखना था, सॉरी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 2NO2 गैस लिखा हुआ है, N2O4 PCl5 PCl3 प्लस Cl2 गैस। ठीक है, आप अपने हिसाब से गैप देके लिखना,
एक दो मैं कर दूंगा, बाकी एक दो आप बता देना, बाकी अब घर पे करेंगे, आसान है, कोई मुश्किल इसमें आएगा नहीं, ठीक है। एक 12th से उठा लेते हैं, मेरे को लगता है 12th में ये बार बार पूछा हुआ है, कहाँ पे पूछा हुआ है, तो 12th में ये बार बार आता है, उसका नाम है वेपर प्रेशर, वी वेपर प्रेशर, ये जरा लिखना है। एक जरा सा ये भी लिखना है, पास्ट ईयर एडवांस का क्वेश्चन है, ये लिख देते हैं लिक्विड C2H5OH लिक्विड, ये एस्टर बनाता है CS3COO C2H5 लिक्विड, CS3COO C2H5 लिक्विड प्लस H2O ऑल्सो लिक्विड, H2O लिक्विड, ठीक है, H2O लिक्विड। इनको बढ़िया से थोड़ा तैयार करना है, जो क्वेश्चन आपसे ना बने आप बोलोगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बनता है इधर NH3 गैस प्लस H2S गैस, NH3 गैस प्लस H2A गैस, ये लिख लेना। बाकी क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है CuSO4 सॉलिड प्लस 5H2O वेपर गिव्स CuSO4.5H2O, यहाँ पर लिखा हुआ है सॉलिड, ये ज़रा कॉपी करना है थोड़ा सा आपको। और दो और लिख लेते हैं, 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस गिव्स NH4COO और अगेन आएगा NH4, ये है सॉलिड, ये ज़रा कॉपी करना है। 6 और 2 8, हाइड्रोजन की वैल्यू कम हो रही है कहीं, शायद यहाँ NH2 आना चाहिए मेरे हिसाब से, देखना आप, चलो यहाँ लिखो NH2 सॉलिड, ये ज़रा लिखना है आपको, ये क्वेश्चन है। आप मुझे ज़रा सा इसका करके बताना, ठीक है, थोड़ा हम सेलेक्टेड कुछ कर लेते हैं, बाकी आप घर पे करना। इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है, एक इसका कर लेंगे, ठीक है, सेलेक्टेड कर लेंगे तो शायद ठीक होगा, एक इसका कर लेंगे, ठीक है, इतना कर लेंगे। ये थोड़ा मुश्किल टाइप के हैं तो इनको पहले कर लेते हैं। आप क्या चाहते हैं, पहला करूँ क्या? पहला तो बहुत आसान है, पहला जो करवाएगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, पहला तो समझ रहे हो ना, बहुत आसान है, सब में गैस है पहले से ही, वो करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जिनको हमने टिक किया है इसी को करना है। 5 मिनट टाइम है, जल्दी से आप करेंगे, 5 मिनट टाइम लीजिए। गलत सही इन जनरल से करना है, गलत सही कुछ ना कुछ आंसर आएगा, गलत और सही के चक्कर को छोड़ दें, कुछ ना कुछ आएगा उसको देखें। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बाकी हम रफ कर देंगे इन 5 को छोड़ के, और इन 5 को लेके हम लोग बस देखेंगे। यहाँ 5 क्वेश्चन है, CaCO3 सॉलिड, CO और CO2 गैस। 5 क्वेश्चन है, क्या निकालना है? Kp Kc एक्सप्रेशन, Kp Kc यूनिट एंड द Kp Kc रिलेशन। जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले डेल्टा एनजी निकालना है। बार बार रिकॉल कर रहा हूँ, डेल्टा एनजी इज द फर्स्ट। बाकी क्वेश्चन बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा एनजी पहले निकाला करेंगे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कि वहाँ चल क्या रहा है, और आप सिंगल क्वेश्चन भी वहाँ कर नहीं पाएंगे उसके बगैर। बाकी सब थोड़े आसान थे तो हमने हटा लिया, बाकी सब कुछ